नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। यह हैप्पी सिर्फ नए साल के मौके के लिए नहीं है, बल्कि सालों या कहे तो जीवन भर के लिए है। कभी भूटान नरेश जिग्मे सिक्के वाकचुंग ने किसी देश में जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा गढ़ी थी। उन्होंने कहा था, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी केवल व्यक्ति के आर्थिक दृष्टिकोण की प्रगति को मापता है, लेकिन प्रगति इस बात से तय होती है कि भौतिक खुशहाली के अभावों के बावजूद लोग किस हद तक खुशहाली का अनुभव करते हैं। इस आधार पर उन्होंने दावा किया था कि भूटान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। लेकिन मेरा दावा है, भारत उसमें भी बिहार दुनिया का सबसे खुशहाल राष्ट्र राज्य है, क्योंकि अब खुश रहने का रहस्य हमें मालूम हो गया है और नए साल के तोहफे के रूप में इसे हम आपको भी बताते हैं। खुश रहने का एक ही रहस्य है कि आप हर चीज़ को सरकार की नज़र से देखिए। वह जो कहती है उसे ही सच मानिए और सारे आंकड़े, सारे दावे पर यकीन कीजिए। सरकार जिसे याद रखने को कहती है उसे याद रखिए, जिसे भूल जाने को कहती है तुरंत भूल जाइए। आप लिख के ले लीजिए, आपसे ज़्यादा खुश व्यक्ति कोई नहीं होगा। यदि सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भूख, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी अनुसंधान सब में शानदार प्रगति की है, तो इसे आप कम कहा ज़्यादा समझने के भाव से देखिए। यदि सरकार कहती है कि यहाँ जात पात, धर्म, भेदभाव, छुआछूत, सांप्रदायिकता नाम की चीज़ नहीं है, तो आप समझिए या कहिए कि सच में फिर से सतयुग आ गया है। हर चौक चौराहे पर राजा हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, राजा बलि, दानवीर कर्ण पंडाल लगा के बैठे हैं। यहाँ अंबेडकर, गांधी, नेहरू, पटेल के सिद्धांतों पर भारत का लोकतंत्र चल रहा है। इसे आप अटल सत्य मानकर मारे खुशी के गंगा में डुबकी लगा आइए। इन दावों पर 100% विश्वास करने वाले और मारे खुशी के सड़क, नदी किनारे, पार्क, होटल में लगातार सप्ताह भर पार्टी करने वाले आप अकेले नहीं हैं। खुशी के इस रहस्य को मीडिया ने दशकों पहले जान लिया है और मारे खुशी के वह भी सरकार से 100 कदम आगे बढ़कर सरकार की उपलब्धि यानी अटल सच्चाई यानी खुशी का राज इस शिद्दत से छाप रही है कि नए साल के आने से सप्ताह भर पहले से ही लगातार विशेषांक पर विशेषांक छाप रही है, फिर भी सरकार की उपलब्धि कवर नहीं हो पा रही है। टीवी एक स्वर में विकास के सोहर गा रही है। स्पेशल कार्यक्रम चालू है, यूरेका यूरेका, मिल गया, सुख शांति समृद्धि का राज, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति अनाना। मिल के रहने में भलाई है। अगर शौक़ दीदार है तो नज़र पैदा कर। एकता में बल है। यदि सरकार, मीडिया, संवैधानिक संस्था एक साथ मिल जाए तो जो देश में प्रगति का माहौल बनेगा, उससे सभी तरह की नकारात्मकता यानी विरोध, सवाल सब दब जाएंगे और भारत सदा के लिए एक खुशहाल संपन्न देश बन जाएगा। हमारा 2024 का यही उपलब्धि है कि हमने सतत विकास लक्ष्य की तरह सतत खुशी के लक्ष्य की खोज की है और इस खुशी का सिद्धांत है कि जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था, लचर स्कूली, पलायन के लिए मजबूर करता उच्च शिक्षा, कुंठित बेरोजगार, रोजगार के लिए आंदोलन करते छात्र, कुपोषित बच्चा, हिंसा की शिकार महिला, यह सब दिमागी वहम है और भारत को नीचा दिखाने का डीप स्टेट साजिश है। खुश रहना है तो बस सरकार को फॉलो करो, सच्चाई मत देखो, सच्चाई मत कहो और सच्चाई मत सुनो। जब जनता और सरकार मन, वचन और कर्म से एक हो जाती है तो इसे लोकतंत्र का मोक्ष कहते हैं, यानी खुशी की चरम अवस्था। यह हिटलर के गोएबल्स के सिद्धांत कि झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो सच हो जाती है कि एकदम विपरीत है। यह अंबेडकर की चेतावनी कि राजनीति में व्यक्ति पूजा,
तानाशाही को जन्म देती है का मूर्त रूप है। इस खुशी के सिद्धांत में व्यक्ति पूजा ही नहीं, आत्मसमर्पण है। यह मुन्ना भाई का ऐसा केमिकल लोचा है जिसमें हर जगह सरकार ही दिखती है। उन्हीं के शब्द सुनाई देते हैं, यानी हम में तुम में खर्ग खम्भे। इस नज़र को अपनाइए और खुश रहिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे खुशी के सिद्धांत को समझ गए होंगे। इसलिए आप महंगाई और जीएसटी में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। जरा सा संकेत पाकर एक हैं तो सेफ है का मतलब समझकर मस्जिद खोदने लग जाते हैं। स्टॉकहोम के सिंड्रोम की तरह अपहरण करने वाले से प्रेम करने लगते हैं। माओ के उस मुर्गे की तरह जिसमें उसका एक एक पंख नोच दिया जाता है, लेकिन आगे कुछ दाना डाल दिया जाता है और वह मुर्गा दाना डालने वाले को तारनहार समझकर उसके पीछे हो लेता है। यही है हैप्पी न्यू ईयर, बल्कि हैप्पी लाइफ का राज। उम्मीद है कि नए साल में इस एक दृष्टि, एक सोच, एक देश, एक चुनाव, एक धर्म, एक भाषा, एक पहनावा, एक सरकार का बोलबाला होगा। सब तरफ खुशी की बहार होगी। आज की राजनीति में जनता एक ऐसे बच्चे की तरह बना दिया गया है जो हमेशा मनोरंजन और खुशी खोजता है। उसे अपने सामने कुछ ना कुछ मज़ेदार होते देखना है। बच्चे का मकसद किसी समस्या का समाधान नहीं, सिर्फ अपना मनोरंजन करना होता है। लोकप्रियता की इस राजनीति ने जनता को वयस्क से बच्चा बना दिया है। नागरिकों के सामने चमकते लोकप्रिय नेता हैं और नेपथ्य में है अलोकप्रिय संघर्ष की राजनीति। कृत्रिम संघर्ष के पूल ने 2025 में प्रवेश की यह राजनीति राजनीतिक तौर पर हमें वयस्क बनाएगी या हर चीज़ में मनोरंजन खोजता बच्चा? क्या ऐसे नेता मिलेंगे जो लोकतंत्र की हिफाजत करते दिखेंगे सदा के लिए? बिना संघर्ष, सवाल और समाधान की कृत्रिम राजनीति के इस बरसांत के साथ खुशी की तलाश जारी है। हिजाब इम्तियाज अली नामक लेखिका ने 1979 में पागल खाना नामक उपन्यास लिखा था। उपन्यास के पात्र शांति की तलाश में कई देशों की यात्रा करते हैं। वे उन देशों में जाते हैं जिनका दावा रहा है कि संस्कृति सबसे पहले उनके वतन में विकसित हुई है। उन्हें गहरा आघात पहुंचता है कि वे वहां तो नदियां लाशों से पटी हुई है, सभी को भेड़ चाल में झोंक दिया गया है। इक्का दुक्का भेड़ें अपना स्वतंत्र रास्ता खोजती है तो उन्हें आरोपों से दबा दिया जाता है। आम आदमी को अच्छा लगता है कि उन्हें विचार करने की परेशानी से मुक्त किया जा रहा है। उन्हें यह भी लगता है कि उनके लिए सोचने वाला उनके बदले मर भी सकता है। एक की मृत्यु होगी, दूसरे का शवदाह होगा। उपन्यास के पात्र इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आम आदमी के साथ रहने से इस संकट काल में जिया जा सकता है। किसी के स्पर्श मात्र से जीने की चांस मिल जाता है। वह स्पर्श ना भी करे तो स्पर्श की चाह मन में उत्पन्न हो जाए तो तन मन जन रोशनी से नहलाने लगता है। प्रश्न, तर्क और संतुलन जहाँ खत्म होती है, वहीं से प्रेम, पागलपन और भक्ति की शुरुआत होती है। चिकित्सा विज्ञान में दर्द का एहसास कम करने के लिए एनेस्थेसिया दिया जाता है ताकि व्यक्ति को मूर्छा आ जाए और उसे दर्द का एहसास ना हो। सियासत में भी किसी प्रश्न और जिम्मेदारी से बचने का एक ही उपाय है कि आवाम लंबी मूर्छा में रहे और उसके भक्ति को बढ़ाकर पागलपन की हद तक कर दिया जाए। वर्तमान में सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए जरूरी है कि आवाम की मूर्छा लंबी समय तक बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि जनता को अफीम सूंघाते रहना चाहिए। कभी मार्क्स ने कहा था कि धर्म राजनीति के लिए अफीम है। जाहिर है अफीम के अधिक सेवन से व्यक्ति पागल हो जाता है। सत्य को छुपाने और खुशी को पाने के लिए पागल हो जाना
सुविधाजनक रास्ता है। कुछ ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग अपने देश को पागलखाना बना रहे हैं ताकि आवाम खुश रह सके। सआदत हसन मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह में जेल में बंद एक पागल कैदी भारत विभाजन और उसके उपरांत बने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सवाल पर बरबराता है। ओपर दी, गरगर दी, एनेक्स दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ द टोबा टेक सिंह कहता हुआ मर जाता है। इसी तरह बचपन में पढ़ी कहानी जिसमें एक व्यक्ति अंधों के द्वीप पे जाता है तो देखता है कि वहाँ दिन रात का कोई बोध नहीं है। लोग दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं। दिनचर्या, काम धाम सब कुछ उल्टा है। उस व्यक्ति को वहाँ के राजा की बेटी से प्यार हो जाता है और दोनों आपस में शादी करने का फैसला करते हैं। फिर एक दिन उस व्यक्ति ने राजा की बेटी को समझाया कि देखो, काम दिन में करना चाहिए, रात में आराम करना चाहिए। मेरे साथ आओ, इन हरे भरे बगीचे, बहती नदी और डूबते सूरज का आनंद लो। फिर क्या था, राजा की बेटी डर गई कि आज यह ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। ये दिन रात, सूरज, नदी, बाग बगीचा जैसा कुछ होता नहीं है जिसकी यह बात कर रहा है। जरूर यह पागल हो गया है। उसे वहाँ के डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं, यह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। सिर्फ इसके शरीर में अनावश्यक रूप से एक अंग यानी आँख विकसित हो गया है, जिसके कारण यह बहकी बहकी बातें कर रहा है, इस तरह के प्रश्न कर रहा है। यदि इस अंग को यानी आँख को सर्जरी करके निकाल दिया जाए तो यह पुनः सामान्य हो जाएगा। देश में यह सर्जरी क्रिया आजकल जोरों पर है और ज्ञातव्य है कि रॉक संगीत प्रारंभ करने वाले बीटल्स लंबे केस धारण करते थे। उन्होंने रविशंकर के सितार को अपने संगीत में शामिल किया था। रॉक संगीत एक सार्थक विरोध था। जॉन लेलन ने 1971 में गीत लिखा था, इमेजिन देयर इन नो हेवन नो हिल, हमारे ऊपर केवल आकाश है, कहीं कोई सरहद नहीं, ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए प्राण दिए या और लिए जाएं। सारा विश्व एक परिवार होगा। कहाँ है वो दुनिया जॉन लेलन जिसकी कल्पना तुमने की थी? कल्पना कैद है, सत्य सहमा है। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे देश का स्वप्न देखते हैं जहाँ दिमाग भय रहित है और सिर गर्व से ऊंचा है, जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ दुनिया संकीर्ण दीवारों से विखंडित नहीं है, जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई से निकलते हैं, जहाँ अथक संघर्ष पूर्णता की ओर ले जाता है, जहाँ तर्क की धारा मृत रूढ़ियों में गुम नहीं हुई है, जहाँ दिमाग सतत विस्तार लेते विचार और क्रियाओं के सहारे आगे बढ़ता जाता है। हे परमपिता, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे देश को ले चलो। हमने हर हाल में खुश रहना सीख लिया है। अब कोई भी चीज हमें दुखी नहीं करती है। बिजली, पानी की समस्या, ध्वस्त सीवरेज सिस्टम, कचरा का पहाड़, गड्ढों में तब्दील सड़क, प्रदूषित नदियां, प्रदूषित शहर, कुछ भी नहीं। हम हर हाल में खुश हैं। लेकिन इस सब से हम व्यथित नहीं होते हैं। हमारी ताकत सकारात्मक रवैया है। कुछ घंटे बिजली कट गई तो क्या, बाकी के समय तो बिजली रहती है। मानसून से होने वाली समस्याएं तो अस्थायी है। पानी की कमी है तो टैंकर या अवैध बोरवेल से भी काम चलाया जा सकता है। सड़कों पर हादसे होते हैं तो कुशल ड्राइविंग से इससे बचा जा सकता है। नदियां दूषित हो गई है तो क्या, कम से कम वो अभी तक बची तो है ना। प्रदूषण जानलेवा है तो क्या हुआ, पिछले साल क्या हम इससे जीवित नहीं रह पाए थे। हमारे राजनेता भी कभी दुखी नहीं होते हैं। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो जाहिर है यह उनके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर हार जाते हैं तो पार्टी फंड का चतुराई से इस्तेमाल करके
यह सुनिश्चित किया जाता है कि संपत्ति में गिरावट न आए। संसद चलती है तो हमारे सांसद एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। अगर स्थगित हो जाती है तो हमारे जनप्रतिनिधि सेंट्रल हॉल में सब्सिडी वाले भोजन का आनंद लेते हैं। लोगों द्वारा उठाई गई समस्याओं से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्हें धर्म, राष्ट्रवाद या किसी अन्य बाहरी मुद्दों पर बात करके आसानी से टाला जा सकता है। हमारी न्याय प्रणाली भी खुश है। करोड़ों मामले लंबित है, जजों को वेतन मिल रहा है, वकील पैसा कमाते हैं, दोषी खुश है कि न्याय में देरी होगी, नौकरशाह भ्रष्टाचार से खुश हैं, व्यवसायी मुनाफाखोरी और कर चोरी से खुश है, वोटर खुश है कि चुनाव से एन पहले खाते में 1000-2000 आना तय है। सरकार का दावा है कि गरीब भी खुश है। उन्हें मुफ्त राशन मिलता है, रेवड़ियाँ मिलती है, जिसमें पक्का घर बनाने के लिए पैसा भी मिलता है। अगर स्थानीय अधिकारी रेवड़ियों में से अवैध हिस्सा लेते हैं तो यह उनके लिए खुशी का सबब है, और गरीबों के लिए तो है ही, क्योंकि कम से कम उन्हें कुछ तो मिलता है। अमीर किसानों को तो खुशी का ठिकाना नहीं है। उनके पास मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और सस्ता श्रम है। गरीब किसान तब खुश होते हैं जब मानसून समय पर आता है, या जब आढ़ाती या बिचौलिया उन्हें उनका मामूली बकाया चुकाता है, या ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देता है। हमारे खुशी के भंडार में कई घोषणाएं भी है कि हम विश्व गुरु हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, परमाणु शक्ति हैं, भारतीय जल्द ही चांद पर उतरेगा, हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र हैं, हम दुनिया की आउटसोर्सिंग राजधानी हैं, हमारी महान सभ्यता सबसे प्राचीन है, हमारे पास खुश रहने के अनंत कारण हैं। हमें वहाँ भी उम्मीद दिखाई देती है जहाँ कोई उम्मीद ना हो। कोई भी इतना दुखी नहीं दिखता कि जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो। यह तभी बदलेगा जब आम लोग, खास तौर पर युवा, अपनी नाखुशी जाहिर करना शुरू करेंगे। जरूरत है उबंतु के जीवन दर्शन अपनाने की। अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, पर ऐसा इस शर्त पर नहीं होना चाहिए कि दूसरों से हमारा कोई मतलब ना हो। गैब्रिएल कालमेनन अमेरिकी मानव विज्ञानी हैं। वह कहते हैं कि वह समाज जहां अपने बारे में ज़्यादा सोचा जाता है भले ही उन्नत हो जाए, लेकिन वहां के लोग खुशी नहीं हो सकते। वह एक घटना बताते हैं। मैं अफ्रीकी समुदाय के बच्चों के साथ खेल रहा था। मैंने एक पेड़ के नीचे फलों की टोकरी रखी और बच्चों से कहा, जो सबसे पहले दौड़कर उस टोकरी तक पहुंचेगा, सारे फल उसके हो जाएंगे। सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया और उबंतु शब्द का उद्घोष करते हुए दौड़ पड़े और एक साथ टोकरी पर कब्जा जमाया। मैंने कारण पूछा तो वे बोले, जब बाकी बच्चे उदास हों तो एक अकेला फलों की टोकरी पाकर भी खुश कैसे हो सकता है। उबंतु एक शब्द नहीं, बल्कि अफ्रीकी जनजातियों का जीवन दर्शन है। इसका अर्थ है, मैं इसलिए हूँ क्योंकि हम हैं। उबंतु की सोच हमें सामूहिकता की ओर ले जाती है, जो जीवन को उत्सव बना देती है। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।